students. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 5 स्टाफिंग, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पूरा चैप्टर में इंट्रोडक्शन देखा था, स्टाफिंग क्या होता है उसका कंसेप्ट देखा, देन कैरेक्टरिस्टिक्स देखा, इंपॉर्टेंस देखा था। उसके बाद प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पहला पॉइंट है उसका रिक्रूटमेंट के, कोई भी कंपनी इंडस्ट्री है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पे कोई भी एम्प्लॉयज़ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस प्रोसीजर कैसे होता है, जिसमें हम लोगों ने मीनिंग भी देखा था। उसके बाद का टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें हम लोगों ने अभी पूरा कवर किया था इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, जिसमें देखा था अपने प्रमोशन, ट्रांसफ़र, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ एम्प्लॉयज़, रिकॉलिंग ऑफ रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज़, प्रमोशन विथ ट्रांसफ़र एंड वेटिंग लिस्ट। ये पूरे इंटरनल सोर्सेज से कंपनी के अंदर के सोर्सेज, जिसमें से हम लोग पूरा वैकेंसी कंपनी अपनी फुलफिल कर सकती है। उसके बाद का टॉपिक है एक्सटर्नल सोर्सेज, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट में एक्सटर्नल सोर्सेज। उसमें फर्स्ट थ्रू एडवर्टाइजमेंट, मतलब कंपनी के बाहर कोई एडवर्टाइजमेंट कर रही है न्यूज़पेपर में या तो टीवी में ऐड देख के, या तो कोई सोशल मीडिया ऐप पे अपना वैकेंसी के रिलेटेड एडवर्टाइज करके वैकेंसी फुलफिल कर सकती है। इट इज़ एन इफेक्टिव अल्टरनेटिव फॉर रिक्रूटमेंट। Applications are invited through advertisement in newspaper, business journals, periodicals for specific posts. And apart from this, candidates can also apply online after seeing the advertisement on internet, TV और website. मतलब कंपनी अभी एडवर्टाइजमेंट कर रही है टीवी, न्यूज़पेपर या तो कोई जर्नल मैगजीन्स पे, या तो ऑनलाइन कर रही है, तो कोई भी कैंडिडेट को अगर जॉब के लिए अप्लाई करना है तो सुटेबल सोर्सेज से वो भी अप्लाई कर सकता है। A large number of applications can be received from distant corners of the country. देश के हर कोने से अपने को पूरे मतलब एप्लीकेशंस के नंबर्स ऑफ एप्लीकेशन हम लोग को ज़्यादा मिल सकते हैं। राइट कैंडिडेट कैन बी सिलेक्टेड बाय दिस मेथड, जिसमें से हम लोग को सही कैंडिडेट एडवर्टाइजमेंट करके थोड़ा कैंडिडेट सही मिल सकता है। सेकेंड, थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। Public and private employment exchange prepare a list of prospective candidates who are unemployed and in search of jobs. मतलब ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होता क्या है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक तरह से देखा जाए तो एक सर्विस रिलेटेड एक ऑफिस है, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है जो जितने भी पब्लिक या प्राइवेट कंपनी के जितने भी मतलब कोई भी एम्प्लॉयज़ है, मतलब अनएम्प्लॉयड है, वो वहाँ पे जाके अपने आप को थोड़ा रजिस्टर करवाते हैं। पब्लिक प्राइवेट कंपनी की कोई भी कैंडिडेट की ज़रूरत होती है तो वो ये एक्सचेंज पे जाते हैं और सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं। ओके, पब्लिक एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स हु आर अनएम्प्लॉयड एंड इन सर्च ऑफ जॉब्स, keeping in mind the details like name, address, qualification, experience, skills, etc. The employment exchange provide a list of such qualified but unemployed candidates as and when asked for, and by business enterprise then may select suitable candidate from this list. मतलब एक्सचेंज ये पूरा लिस्ट प्रिपेयर करती है जिसमें पूरे जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं, जिसमें पूरे कैंडिडेट्स का बायोडाटा, उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस जो भी होते हैं वो वहाँ पे रिकॉर्ड होता है। कोई भी पब्लिक प्राइवेट कंपनी वहाँ पे ये एक्सचेंज में जाके पूरा मतलब कोई भी कैंडिडेट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के उस कैंडिडेट को सामने से जॉब ऑफर कर सकती है। देन है थ्रू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। मैनी एंटरप्राइज मेक रिक्रूटमेंट बाय दिस मेथड इन मॉडर्न टाइम्स। टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट कॉन्टैक्ट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, कंडक्ट कैंपस रिक्रूटमेंट एंड प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड एंड नॉलेज पर्सनल टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कंपनी इस बार डायरेक्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कांटेक्ट करती है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, वहाँ पे लास्ट ईयर के जो बच्चे होते हैं, लास्ट ईयर के जो ग्रेजुएट्स होते हैं, उसको डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं वहाँ पे, मतलब कैंपस इंटरव्यू जिसको बोलते हैं, मतलब कॉलेज में जाके वहाँ पे इंटरव्यू लेके कोई भी सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। The required personnel can be recruited by obtaining names from the heads of the concerned institution by campus interviews. मतलब कि जो भी कॉलेज में अपन लोग मतलब कंपनी जाती है वहाँ पे उसके हेड जो होते हैं कॉलेज के, उसको पूरे एक बार मतलब
इंट्रोगेट करके कि कौन सा मतलब स्टूडेंट्स अच्छा है पढ़ाई में, ऐसा वैसा है, मतलब ये फील्ड में कौन अच्छा है। तो हेड्स जो होते हैं कॉलेज के हेड, वो एक सुटेबल लिस्ट देते हैं कि भाई ये बच्चे, ये जो स्टूडेंट्स है वो थोड़ा पढ़ने में अच्छे होते हैं, तो आपको कंपनी के लिए भी अच्छे रहेंगे। Such placement camps are arranged every year at various institutes like IIM, Indian Institute of Management, and then IIT, Indian Institute of Technology। मतलब हर साल ये कैंपस इंटरव्यू IIM या IIT जैसी यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है थ्रू द ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन मेक्स अ लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड समटाइम्स when there is less work or due to any other reason workers are retrenched। मतलब ट्रेड यूनियन से उसमें होता क्या है कि ये एक यूनियन, एक ग्रुप होता है जिसमें सारे वर्कर्स का एक ग्रुप होता है, जिसमें एक ग्रुप का लीडर होता है जिसको बोलते हैं हम यूनियन लीडर। और ये यूनियन लीडर के पास पूरा वर्कर्स का पूरा मतलब बायो रिटेंशन होता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई कोई वर्कर को अभी कंपनी में ज़रूरत नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको थोड़ा रिट्रेंच करते हैं, मतलब थोड़ी देर के लिए निकाल देते हैं, मतलब परमानेंट नहीं निकालते, टेम्पररी निकालते, मतलब जब भी कंपनी में फिर से वर्क मतलब जरूरत पड़ेगी तो वो निकाले हुए पर्सन को फिर से बुला सकती है कंपनी। ड्यू टू इंक्रीज इन वर्क लोड वेरेवर द नीड अराइजेस फॉर एम्प्लॉयज, सच रिट्रेंच्ड वर्कर्स कैन बी रिक्रूटेड विद द हेल्प ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड दिस ऑफन हैपन्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज एटसेट्रा। मतलब टेक्सटाइल इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्रीज में ऐसा होता है कि कब मतलब माइनिंग की बात करते हैं कि भाई जब तक कोल है, मतलब कोल की माइन होती है, तो कोल जब तक निकलेगा तब तक सबको रिक्रूटमेंट मिलेगा, मतलब जब सबको जॉब मिलेगा। मतलब जब का कोल खत्म हो गया तब सबको निकाल देंगे, पर टेम्पररी निकालेंगे। जब भी फिर से कहीं पे कोल माइनिंग का फिर से काम शुरू होगा, फिर से ये लोग निकाले हुए जो वर्कर्स होते हैं फिर से उनको बुला लेंगे। एंड देन फिफ्थ, थ्रू कॉन्ट्रैक्टर्स। In this system, a contract is made between business enterprise and the contractor for the supply of workers। ये कॉन्ट्रैक्टर्स होते क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर्स के पास थोड़े बहुत वर्कर्स होते हैं, अलग अलग फील्ड के अलग अलग वर्कर्स होते हैं, मतलब कारपेंटर होते हैं, कोई दूसरा कोई होता है, मतलब सिविल वाला होता है, कोई इंजीनियर वाला होता है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर के पास अलग अलग लोग के वर्कर्स होते हैं जो कंपनी के साथ टाई अप करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कंपनी को जिस प्रकार का वर्कर चाहिए कॉन्ट्रैक्टर उसको दे देता है। The contractor takes responsibility of arranging workers, मतलब laborers। The contractor is in constant contact with the various types of laborers, as and when required, he arranges the laborers at fair wages। मतलब कॉन्ट्रैक्टर किसी भी कंपनी को कोई भी प्रकार का लेबर चाहिए, वर्कर चाहिए, तो ये कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को कोई भी प्रकार का जब भी जितने भी नंबर में वर्कर्स या लेबर चाहिए वो फुलफिल कर सकता है। एंड दिस ऑफन हैपन्स विद द वर्कर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, माइनिंग इंडस्ट्री, टी प्लांटेशन एटसेट्रा। और ये सब ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, माइनिंग बिजनेस में या तो टी प्लांटेशन में होता है। इन दिस मेथड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर्स बीइंग एक्सप्लॉइटेड, जनरली अनस्किल्ड लेबर्स आर सप्लाइड बाय दिस मेथड। और ज़्यादातर ये मेथड में सबसे ज़्यादा वर्कर्स का एक्सप्लॉइटेशन होता है, मतलब काम करवाते हैं पर इतनी ज़्यादा सैलरी मतलब वेजेस नहीं पे करते। और अनस्किल्ड लेबर्स जिसमें मतलब ये मेथड में अनस्किल्ड लेबर का सप्लाई सबसे ज़्यादा होता है। Then recruitment at the gate, workers can be recruited by business enterprise by placing a notice at the factory gate, and this method is more suitable for daily wages। मतलब फैक्ट्री के बाहर गेट पे नोटिस लगा देते हैं कि ये कंपनी में ये काम के लिए इतने बंदों की ज़रूरत है, ये इतने कैंडिडेट्स की ज़रूरत होती है। तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ पे गुजर रहा है या फिर कोई कंपनी में काम करता है, वो नोटिस पढ़ के नोटिस करता है कि यहाँ पे कंपनी में ये फील्ड के ये पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो कोई भी जाके अपना आपको वैकेंसी पे अप्लाई कर सकता है। और जो भी जब डेली वेजेस बेसिस पर काम करते हैं मतलब लेबरर्स, तो उसको ये मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है। एंड देन लास्ट, मॉडर्न मेथड। इन दिस मॉडर्न टाइम्स रिक्रूटमेंट कैन बी मेड बाय द यूज ऑफ इंटरनेट एंड वेरियस एजेंसीज रजिस्टर द बायोडाटा ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स ऑन देयर वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल naukri.com। तो naukri.com होती है क्या है कि एक वेबसाइट है कि जहाँ पे अपने आपको मतलब जो भी इतना आप जब तक आपका क्वालिफिकेशन हुआ है, अपना बायोडाटा है, आप ऑनलाइन अपलोड करते हो, और जो भी कंपनी को जो भी मतलब कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होती है वो naukri.com पे जाके सुटेबल कैंडिडेट सिलेक्ट कर सकती है। Various agencies register the biodata or prospective candidates on their website whenever there is a vacancy
These agencies or the business units can use this facility to get the required candidates, and for this all the procedure are done online like application, exam, results and appointments. मतलब ये एक ऑनलाइन पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कैंडिडेट अपने आप को पूरे मतलब जितना भी अपना बायोडाटा क्वालिफाइड क्वालिफिकेशन होता है, एक्सपीरियंस होता है, अदर क्वालिफिकेशंस होता है, कोई दूसरा एक्सपीरियंस होता है या फिर कोई स्किल्ड होती है, वो सारे अपने डिटेल्स ऑनलाइन रिकॉर्ड करता है। और जो भी कंपनी को ये मतलब वैकेंसी होती है कंपनी में, तो कंपनी को कोई भी कैंडिडेट चाहिए होता है तो वो ये ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके एक सूटेबल कैंडिडेट इजीली सिलेक्ट कर सकती है, और उसमें ऑनलाइन इंटरव्यू भी हो सकता है, ऑनलाइन टेस्ट भी हो सकता है और ऑनलाइन पूरा अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। इन दिस मेथड द कैंडिडेट कैन टेक मैक्सिमम बेनिफिट इफ ही इज वेल वर्स्ड विद कंप्यूटर एंड इंटरनेट। मतलब ये मेथड सबसे ज़्यादा सूटेबल है जिसको कंप्यूटर और इंटरनेट का थोड़ा बहुत नॉलेज हो। जनरली दिस मेथड इज सुटेबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्किल्ड एम्प्लॉयज। मतलब ये सारा पूरा प्रोसेस स्किल्ड एम्प्लॉयज के लिए है। ये था अपना एक टॉपिक रिक्रूटमेंट की। कंपनी कोई भी कंपनी होती है जो कोई भी पोस्ट फिलअप करने के, वैकेंट पोस्ट फुलफिल करने के लिए वेरियस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से पास होती है, प्रोसीजर से पास होती है। मतलब ये हमने इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज देखा जिसमें कंपनी सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करती है। उसके बाद अभी आता है सिलेक्शन। अभी ये रिक्रूटमेंट हो गया, उसके बाद सिलेक्शन कैसे करना है। तो सिलेक्शन होता है क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्शन मींस टू सिलेक्ट द प्रॉपर कैंडिडेट फ्रॉम द एप्लीकेशन रिसीव्ड। कंपनी को जितनी भी एप्लीकेशंस मिली है रिक्रूटमेंट प्रोसेस से, उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस से जितनी भी एप्लीकेशन मिली है उसमें से एक प्रॉपर सिलेक्ट करना है कैंडिडेट को। सिलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस का ही एक पार्ट है सिलेक्शन। एंड द सिलेक्शन प्रोसेस वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, काइंड ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड। मतलब ये जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन मतलब हर कंपनी में चेंज होता रहता है, और इसमें डिपेंड करता है कि कंपनी की साइज कितनी है, उसमें एम्प्लॉयज को कौन से रिक्वायरमेंट है। There are 3 levels of management in all large enterprise: top, middle level and bottom level management, जो हमने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है। At different levels of management, different types of qualified employees are required। मतलब हर लेवल के लिए, हर अलग अलग लेवल के मैनेजमेंट के लिए अलग अलग स्किल्ड लेबर्स की जरूरत होती है। This selection procedure for non-managerial staff is short and simple, while the selection procedure for top managerial position is of the special nature and well planned। मतलब अगर टॉप लेवल मैनेजमेंट में अगर किसी को अगर हायर करना है तो उसका प्रोसेस थोड़ा लेंथी होता है। मतलब और कोई किसी पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करना है तो उसका प्रोसेस सिंपल एंड शॉर्ट होता है। It is necessary to select right person for the right job, as selection of an employee is very important aspect। मतलब सिलेक्शन करना है एक एम्प्लॉय का, कैंडिडेट का, वो एक इम्पोर्टेंट एक प्रोसेस है जिसमें राइट पर्सन राइट जॉब के लिए सिलेक्ट होना भी जरूरी है। एंड द सिलेक्शन ऑफ अ सुटेबल, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस एंड लॉयल एम्प्लॉय इज एन इनवैल्यूएबल असेट फॉर द एंटरप्राइज। मतलब सिलेक्शन कैसे करना है कि एक सूटेबल, एक एक्सपर्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और लॉयल होना चाहिए, तो ही कंपनी के लिए वो इनवैल्यूएबल असेट जिसका कोई वैल्यूएशन नहीं हो सकता ऐसी असेट गिना जा सकता है। देन ए प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। सबसे पहले ये हम लोग पूरा सिलेक्शन कैसे करेंगे उसका सबसे पहला पॉइंट है वेलकमिंग एंड प्राइमरी मीटिंग। And at this stage, the candidate is welcomed by the enterprise, and the receptionist makes the primary investigation, and if the candidate is found suitable, eligible, he will send to the recruitment officer। मतलब सबसे पहले क्या होता है, कंपनी में कोई कैंडिडेट जाता है, वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसका वेलकम करता है और उसका प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन करता है। मतलब आपका नाम क्या है, कहाँ से आया हो, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, अगर पोस्ट के लिए वैकेंसी है तो ही उसको आगे भेजेंगे, अगर नहीं है तो वहाँ से वो कैंडिडेट को रिटर्न कर देंगे। The recruitment officer collects information about the knowledge, skill and the working capability of candidate। रिक्रूटमेंट ऑफिसर के पास जाने के बाद रिक्रूटमेंट ऑफिसर उसका थोड़ा नॉलेज चेक करेगा, स्किल चेक करेगा और वर्किंग कैपेबिलिटी चेक करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव एट दिस स्टेज इज टू प्रिवेंट द इम्प्रॉपर और अनसुटेबल कैंडिडेट फ्रॉम अप्लाइंग इन द इनिशियल स्टेज। मतलब ये सब करने के लिए मतलब एक रीजन यही है कि इनिशियल स्टेज पे अगर कैंडिडेट को मतलब रिक्रूटमेंट ऑफिसर को पता चल जाता है कि ये कैंडिडेट ये जॉब के लिए अगर सुटेबल नहीं है
तो आगे के लिए उसको प्रोसेस के लिए नहीं भेजेंगे. If the candidate is found suitable in the primary meeting, he will be asked to fulfill in the application form, and this saves the time of the recruitment officer and the process also becomes simple. मतलब अगर रिक्रूटमेंट ऑफिसर को ये पूरा मतलब प्राइमरी मीटिंग्स में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कैंडिडेट है जो भी वो ये काम के लिए सुटेबल है तो ही उसको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए बोलेंगे. दूसरा टॉपिक है रिसीविंग एंड स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशंस. द रिक्रूटमेंट ऑफिसर गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड द स्किल ऑफ द कैंडिडेट. मतलब रिक्रूटमेंट ऑफिसर अभी क्या कलेक्ट करेगा कि सभी जो एप्लीकेशंस कंपनी को मिला है उसमें से एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल. उसके बाद द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन सेंड्स डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिज क्वालिफिकेशन लाइक मार्कशीट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा, and filled in the applications which are found incomplete or wrong are rejected after screening. मतलब स्क्रीनिंग में होता क्या है कि एक थोरो एक रीडिंग प्रोसेस होता है कि जिसमें और रिक्रूटमेंट ऑफिसर सभी जो एप्लीकेशंस मिला है वो एक एक करके सभी थोरोली देखता है और इस पर पता चलता है कि कोई एप्लीकेशंस में या तो रिज्यूम में, बायोडाटा में कोई में इम्प्रॉपर लिखा है, मतलब गलत लिखा है या तो कुछ मिस्टेक्स है, पूरा नहीं लिखा, रॉन्ग लिखा है, तो वो क्या करते हैं वो एप्लीकेशंस को उसी टाइम रिजेक्ट कर देती है और वो कैंडिडेट अगर वहां पे मौजूद है तो उसको भी घर भेज देती है. देन थर्ड, टेकिंग नेसेसरी टेस्ट. वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हुज एप्लीकेशंस आर एक्सेप्टेड. एवरी एंटरप्राइज कंडक्ट टेस्ट इन इट्स ओन वे. मतलब हर कंपनी अलग अलग टेस्ट करके चेक करती है कि ये कैंडिडेट ये जॉब के लिए सही है या भी नहीं. मतलब हर कंपनी अपनी है जो टेस्ट करती है वो अलग अलग तरीके से होते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें कि अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मान लो कि उसके कंपनी में बॉयलर है, तो बॉयलर के अंदर जो भी केमिकल या पानी गर्म करने के लिए उबाला जाता है तो उसका जो तापमान और टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है. तो वो फील्ड में मतलब वहाँ पे पंखा तो वैसे भी नहीं होगा तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी. तो कंपनी चेक करेगी कि वहाँ पे मतलब वो फ्लोर एरिया में किसी बंदे को नौकरी पर रखना है तो वो हीट, वो प्रेशर, वो टेम्परेचर वो सहन कर सकता है या नहीं, वो प्राइमरी मीटिंग में ही उसको पता चल जाएगा. Various tests are conducted to know their mental abilities, skill, aptitude and efficiency. और उसमें कौन से प्रकार के टेस्ट होते हैं उसमें फर्स्ट है IQ टेस्ट. IQ test is meant to assess the common sense, memory, smartness, power of decision making and thinking capacity. मतलब IQ टेस्ट होता क्या है, मतलब उसकी क्या ज़रूरत है जिसके मतलब ये करने से कंपनी को पता चलेगा कि भाई कोई भी कैंडिडेट में कॉमन सेंस कितना है, उसका मेमोरी कितना शार्प है, स्मार्टनेस कितनी है और डिसीजन मेकिंग पावर कितना मतलब शॉर्ट है, लंबा मतलब टाइम लेता है डिसीजन लेने के लिए कि नहीं. उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट. दिस टेस्ट इज मेंट टू नो वेदर द कैंडिडेट हैज इंटरेस्ट फॉर द स्पेसिफिक वर्क और नॉट फॉर विच ही सिलेक्ट. मतलब एप्टीट्यूड टेस्ट से पता चलेगा कि कंपनी में मतलब ये कैंडिडेट ने अप्लाई किया तो ये कैंडिडेट ये उसमें कंपनी में ये मतलब ये जॉब के लिए या तो ये पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है या भी नहीं. देन ट्रेड टेस्ट. दिस टेस्ट इज मेंट टू डिसाइड वेदर कैंडिडेट हैज द नेसेसरी स्किल टू परफॉर्म एक्सपेक्टेड जॉब और नॉट. मतलब कोई जॉब करने के लिए मतलब कोई भी काम करने के लिए, वर्क करने के लिए कंपनी ये कैंडिडेट के पास पूरा नेसेसरी स्किल है भी या नहीं वो चेक करने के लिए ट्रेड टेस्ट होता है. और फोर्थ एंड लास्ट है साइकोलॉजिकल टेस्ट. दिस टेस्ट इज मेंट टू नो अबाउट द नेचर, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड एंड हैबिट्स ऑफ द कैंडिडेट. मतलब साइकोलॉजिकल टेस्ट से पता चला कि कंपनी ये कैंडिडेट का नेचर कैसा है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, एटीट्यूड और हैबिट्स कैसा है कैंडिडेट का. ये था पूरा टेस्ट. और उसके बाद का प्रोसेस है पर्सनल इंटरव्यू. कैंडिडेट्स हु सक्सीड इन द अबाउट टेस्ट आर कॉल्ड फॉर पर्सनल इंटरव्यू. मतलब ये सारे टेस्ट में पास होने के बाद कंपनी ये कैंडिडेट को भी पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और कंपनी इज फॉर्म्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स. इन दिस वे असेसमेंट कैन बी मेड विदाउट एनी बायस. मतलब कंपनी अभी ये सभी कैंडिडेट को 1 by 1 इंटरव्यू के बुलाएंगे और उसमें कंपनी में जो भी इंटरव्यू लेंगे वो अनबायस प्रोसेस से लेंगे. द इंटरव्यू कमिटी कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड्स, द पर्सनल मैनेजर एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड. मतलब ये इंटरव्यू जो कमिटी होती है वो इसमें कौन कौन हो सकता है कि भाई मैनेजमेंट का कोई रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकता है, डिपार्टमेंटल हेड हो सकता है या तो HR मैनेजर, वो तो खास होता ही है, पर्सनल मैनेजर
और कोई भी एक फील्ड का एक एक्सपर्ट होता है, लाइक एक फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि भाई कोई भी एक सेल्स डिपार्टमेंट में अभी एक पोस्ट खाली है, तो अगर सेल्स डिपार्टमेंट में कोई कैंडिडेट को वैकेंसी है और कैंडिडेट को अप्लाई करना है, तो उसका इंटरव्यू में कौन कौन बैठेगा भाई? एक तो होगा कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट का कोई भी उसका रिप्रेजेंटेटिव, मान लो जनरल मैनेजर हो सकता है। दूसरा कौन हो सकता है कि कौन सी डिपार्टमेंट में है? सेल्स में, तो सेल्स का जो एक हेड होता है उसको बोलेंगे सेल्स मैनेजर, तो सेल्स मैनेजर भी होगा। तीसरा होगा HR मैनेजर, और लास्ट में होगा भाई एक कोई भी एक फील्ड का एक्सपर्ट, मतलब मान लो कि भाई सेल्स की फील्ड है तो सेल्स के फील्ड का मार्केटिंग फील्ड का कौन एक्सपर्ट है, तो उसको भी जॉब में बैठाएंगे। मतलब ये पूरा एक कमिटी बनेगा, वो 4-5 लोग मिलके एक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस लाइक work related question are asked, proper care is taken so that there is no deviation from the topic. At this stage the terms and condition of job can be made clear। मतलब पर्सनल इंटरव्यू में पूरा मतलब डिटेल मतलब पूछ लेते हैं और उसमें रूल्स रेगुलेशन टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होता है वो सब डिस्कस हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ, चेकिंग रेफरेंसेस। द इंफॉर्मेशन गिवन बाय द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म should be checked by the referring to his present and past employers to get an idea about the current situation। मतलब ये रेफरेंसेस होता है क्या है? मतलब कौन से बंदे ने इसको रेफर किया है कि यहाँ पे जो कंपनी में जॉब है आप वहाँ पे जाओ। मतलब जो भी रेफरेंस देगा उसका एक बायोडाटा पे चेक होगा, मतलब ये कौन है जिसने यहाँ पे उसको भेजा है। To get the right opinion about an employee, the information collected should be free from any bias, and the opinion of the references given by candidate helps in taking right decision। मतलब जिसने भी रेफर किया है, मतलब पिछले जो भी कंपनी थी उसके एम्प्लॉयर ने रेफर किया, तो वो क्या करेंगे, रेफरेंसेस के बेसिस पे कैंडिडेट का मतलब डिटेल मतलब पास डेटा निकालेंगे भी ये बंदा काम में कैसा है, ये उसका नेचर कैसा है, काम कर सकता है या नहीं, 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे करेगा कि नहीं, ऐसा कुछ मतलब उसके पास का डिटेल्स चेक करेंगे। उसके बाद है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन। If the matters gathered from personal and interview and past references are positive, then the selection committee will make a list of selected candidates। मतलब प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में होता है क्या है कि कमिटी को ऐसा सब मालूम पड़ता है कि इसका बिहेवियर, इसका पर्सनल इंटरव्यू बहुत अच्छा था, पास रेफरेंसेस भी बहुत पॉजिटिव था, तो वो क्या करेंगे उसका एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें से सिलेक्टेड कैंडिडेट का एक लिस्ट बनाएंगे। एंड दिस लिस्ट यूजुअली इंक्लूड्स मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स देन रिक्वायर्ड। और ये लिस्ट में इतने नंबर्स मतलब इतने कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे जिसमें रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब 10 की जरूरत होती है तो उसमें सिलेक्शन में प्रोसेस मतलब लिस्ट में 15 या तो 20 भी हो सकते हैं कैंडिडेट्स। देन फिजिकल और मेडिकल एग्जामिनेशन। आफ्टर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन ऑफ द रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स दे आर सेंट टू अ स्पेसिफिक या तो स्पेसिफिक हॉस्पिटल और डॉक्टर फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। The main objective of this examination is to know whether the candidate is suffering from any serious illness or any other physical problem। मतलब ये प्रिलिमिनरी सिलेक्शन होने के बाद जितने भी जो लिस्ट बना है, जितने भी कैंडिडेट लिस्टिंग में आ गए हैं, वो उसको एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल में भेजते हैं, स्पेसिफिक डॉक्टर के पास। वो डॉक्टर उसका एग्जामाइन करता है, उसमें चेक करता है कि कोई इसको भाई बंदे को कोई सीरियस इलनेस है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है और तो कुछ नहीं है। And rest of employees are kept in waiting list। In future, whenever any candidate is required, selection can be done from this waiting list according to their order or merit। मतलब ये मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद पूरा एक और लिस्ट बनता है जिसमें से मेडिकल लिस्ट में जो पास हुआ है उसका अलग से लिस्ट बनता है। मतलब जो पहले जो अपने प्रिलिमिनरी सिलेक्शन में जो लिस्ट बना था उसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उसको निकालते नहीं है पर उसको रिट्रेंच्ड करते हैं। मतलब कंपनी में कभी भी फ्यूचर में काम स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है तो उसके फिर से वो कंपनी लिस्टिंग के कैंडिडेट को बुला सकती है। देन है 8th पॉइंट, अपॉइंटमेंट लेटर। आफ्टर मेकिंग द फाइनल सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट लेटर इज गिवन टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट। इन दिस लेटर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेचर ऑफ वर्क, वर्क प्लेस, डेजिग्नेशन, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रेम्यूनरेशन एंड अदर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डिटेल्स आर गिवन। मतलब ये सब टेस्ट और एग्जामिनेशन इंटरव्यू होने के बाद कंपनी कैंडिडेट को अपॉइंटमेंट लेटर ऑफर करती है जिसमें होता क्या है कि कंपनी में उसको कैसा प्रकार का काम करना पड़ेगा, कौन सा वर्क प्लेस रहेगा, डेजिग्नेशन क्या रहेगा, उसका राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसी रहेगी, उसका रेम्यूनरेशन और दूसरे फाइनेंशियल बेनिफिट्स कैसे रहेंगे, उसमें सारे अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होता है। देन 9th, इंडक्शन इनटू ऑर्गेनाइजेशन, अलॉटमेंट ऑफ वर्क। इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस
After giving the appointment letter and before the allotment of duties, employees are given information regarding the policies of organization, organizational environment, superiors, colleagues and subordinates, and after this duties are allotted to the candidate. मतलब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद जब कंपनी में अभी कैंडिडेट आ रहा है तो कहीं डायरेक्टली उसको काम पे नहीं रखते। कंपनी में उसको पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसकी पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, उसके कलीग्स सुपीरियर्स कैसे हैं, उसको पूरा बेसिक डिटेल्स देते हैं, किसके अंदर में ये काम करने वाला, इसका नेचर कैसा है, मतलब क्या काम करना है, कैसे करना है, सभी बंदों के साथ कैसे मिलजुल के रहना है, सभी उसको पूरा डिटेल देते हैं। उसके बाद एम्प्लॉयज़ को ये ड्यूटी अलॉट करते हैं। उसके बाद का नया टॉपिक अपने को आया ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।